नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिरा। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या केंद्र की वैक्सीनेशन नीति बदलने की तैयारी चल रही है? ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। सरकार इसको लेकर कर रही गंभीरता से विचार। ये जानकार सूत्रों से संकेत मिले हैं क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी हिदायत। पूरे देश में वैक्सीन के एक दाम को लेकर सरकार से सवाल किया था। इधर राज्यों को ग्लोबल टेंडर का वैक्सीन कंपनियों से नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स, क्योंकि वैक्सीन कंपनियां केवल केंद्र को ही वैक्सीन बेचने का मन बना चुके हैं। फाइजर, मॉडर्ना ने राज्यों के साथ वैक्सीन का सौदा करने से इनकार कर दिया। ग्लोबल टेंडर के लिए तारीख तो बढ़ रही, लेकिन कोई भी कंपनी आने को तैयार नहीं है। ऐसे में वैक्सीन खरीद कीमत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की नीति में बदलाव संभव है और वो खबर ये भी मिल रही है कि इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। इसको लेकर बैठकें भी लगातार चल रही हैं। क्या केंद्र की वैक्सीनेशन नीति बदलने की तैयारी है? इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए। इस सरकार इसको लेकर गंभीरता से विचार भी कर रही है, मंथन कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी थी केंद्र सरकार को। पूरे देश में वैक्सीन के एक दाम को लेकर सरकार से सवाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इधर राज्यों को ग्लोबल टेंडर का वैक्सीन कंपनियों से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वैक्सीन कंपनियां केंद्र को ही वैक्सीन केवल बेचने का मन बना चुकी हैं पहले ही। फाइजर हो, मॉडर्ना हो, इन्होंने राज्यों के साथ वैक्सीन का सौदा करने से इनकार कर दिया है। ग्लोबल टेंडर की तारीख तो बढ़ रही है, लेकिन कोई भी कंपनी आने को तैयार राजी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में वैक्सीन खरीद को लेकर कीमत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की नीति में बदलाव संभव है, ये कहा जा रहा है। केंद्र की वैक्सीन नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए अनेक सवाल। केंद्र की जो वैक्सीन नीति है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, जो कि हर किसी के जहन में भी इस वक्त चल रहा है। वैक्सीन नीति को बताया मनमाना और तर्कहीन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है जो वैक्सीन नीति है केंद्र सरकार की वो मनमाना तो है ही, साथ में तर्कहीन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामे में मांगी सारी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप हलफनामे में पूरी जानकारी दें वैक्सीनेशन नीति को लेकर। वैक्सीन नीति से संबंधित फाइल नोटिंग की प्रतियां मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 35,000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का हिसाब भी केंद्र सरकार से मांगा है और साथ में पूछा कि ये पैसा अब तक कहां खर्च किया गया, इसका पूरा हिसाब आपको देना होगा। इससे 18+ नागरिकों को मुफ्त टीका क्यों नहीं मिला, ये भी सवाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। केंद्र सरकार और राज्यों के लिए वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों हैं, ये सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र की सरकार से कि आखिर केंद्र सरकार और राज्यों के लिए वैक्सीन के जो दाम है वो एक क्यों नहीं है, वो अलग अलग आखिर क्यों है। क्या राज्यों और नगर निगमों को विदेश से वैक्सीन मंगाने की छूट नीति का हिस्सा है, ये भी पूछा है। कोविन ऐप पर ग्रामीण कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जबकि सबके पास डेटा और कनेक्टिविटी नहीं है, ये भी पूछा गया, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से लगातार लोग ये शिकायत कर रहे थे कि कोविन ऐप पर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग गाँव में रहते हैं वो कैसे पंजीयन करवा पाएंगे जबकि सबके पास डेटा और कनेक्टिविटी नहीं है। वैक्सीन खरीद के लिए अब कब कितना ऑर्डर दिया, कब तक आपूर्ति होगी, ये भी सवाल पूछा है। पूरे देश में 31 दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन पूरा होने का रोड मैप क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में हलफनामा मांगा है केंद्र सरकार से। आगे बढ़ते हैं। वेणुगोपाल के सर्कुलर से उपजा मंत्रिपरिषद बैठक में विवाद। ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे वेणुगोपाल के सर्कुलर से मंत्रिपरिषद बैठक में विवाद उपजा। मुख्यमंत्री गहलोत ने पूछा था डोटासरा से आप कब रखेंगे अपनी बात। बैठक के अंत में डोटासरा ने पढ़ा एआईसीसी का सर्कुलर। इसमें लिखा था मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण के लिए आवाज उठाए। मुख्यमंत्रियों, सीएलपी नेताओं और पीसीसी अध्यक्षों से निवेदन 4 जून को अपने अपने राज्यों में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। अपने अपने जिलों में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। अपने अपने राज्यों में जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है वहां के लिए कहा गया कि अपने अपने राज्यों में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। सभी के लिए टीके लगाने का आग्रह करें। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। डीसीसी अध्यक्षों को अपने जिलों में जिला अध्यक्षों को ज्ञापन सौंपना चाहिए। पीसीसी की ओर से मसौदा भेजा जाएगा ज्ञापन का और इसे पढ़ने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में कहा कि प्रभारी मंत्री प्रभार जिलों में प्रेस वार्ता करेंगे, वहीं जिला अध्यक्ष सौंपेंगे कलेक्टर को ज्ञापन। डोटासरा की इसी बात से विवाद खड़ा हो गया, विवाद पनपा। धारीवाल को लगा प्रभारी मंत्री जाकर कलेक्टर के सामने कैसे खड़े होंगे। फिर क्या था, दोनों आपस में उलझ गए। फर्स्ट इंडिया के पास वो सर्कुलर जिससे पूरा विवाद खड़ा हुआ था। 2 मंत्री भिड़े, 4 मंत्रियों ने बचाव किया। सीएम गहलोत के सामने डोटासरा धारीवाल में तीखी बहस हुई।
पहले मीटिंग में फिर मीटिंग के बाद दोनों में बहस हुई। मीटिंग के बाद बहस करते हुए एक दूसरे के पास डोटासरा धारीवाल आकर खड़े हो गए और एक दूसरे को देख लेने तक की बात दोनों ने कह डाली। इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, ममता भूपेश और हरीश चौधरी ने बीच बचाव किया। नाराज डोटासरा ने सीएम से कहा, कार्रवाई करो। मीटिंग में मौजूद मंत्रियों ने पूरे वाकये की पुष्टि की। धारीवाल ने हॉट टॉक होने से उसको माना है। उन्होंने कहा है कि हॉट टॉक हुई थी, लेकिन डोटासरा ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। डोटासरा धारीवाल में निकाय चुनाव के दरमियान भी आपको याद होगा विवाद की तमाम खबरें आई थी और अब इस बार मंत्रिमंडल बैठक में तीखी बहस दोनों के बीच में हुई है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में लगातार इस बहस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आईएएस अल्पन बंदोपाध्याय मामला हो रहा नौकरशाही में खूब चर्चित। अब जो मसला है पश्चिम बंगाल कि आईएएस अल्पन बंदोपाध्याय का, उस मसले की नौकरशाही में खूब चर्चा हो रही है, खूब चर्चित ये पूरा मसला है। अब पूर्व कैबिनेट सचिव ने केंद्र के रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बिना सोचे समझे आवेश में देश की आवश्यकता के बजाय राजनीतिक तौर पर काम किया है। पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर ने उठाए कुछ बुनियादी सवाल। आईएएस डेपुटेशन मामला केंद्र और राज्यों के बीच सहमति का मसला है। आईएएस कैडर रूल के तहत दोनों सरकारों के बीच विचार विमर्श जरूरी है और अंततः केंद्र सरकार का पक्ष माना जाता बेहद मजबूत, लेकिन ताजा मामले में राज्य सरकार से विचार विमर्श ही नहीं किया गया। विचार विमर्श नहीं हुआ। राज्य कैडर का अधिकारी बिना एम्पैनलमेंट के सीधे केंद्र में नहीं जा सकता है, ये भी कहा गया। आईएएस अल्पन बंदोपाध्याय कभी केंद्र में न डेपुटेशन पर आए, न ही उनका एम्पैनलमेंट हुआ। केंद्र सरकार में एम्पैनलमेंट होता है जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर, और ऐसे में रिटायरमेंट के दिन अल्पन दिल्ली आते भी तो उन्हें सचिव पद कैसे मिलता? ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। क्या उन्हें 24 से 28 मई के बीच एम्पैनल किया गया था? यदि सचिव से कम पर होती नियुक्ति तो इसे माना जाता बिना जांच के दंड। ये होता संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन। क्या वीके शशिकला सक्रिय राजनीति में करेंगे री एंट्री? ये बड़ा सवाल भी है। इसको लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या वीके शशिकला सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से दिखाई देंगे, उनकी री एंट्री होगी क्या? जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए। शशिकला को सियासत से दूर रखना था भाजपा का गेम प्लान। अब ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा के गेम प्लान का हिस्सा था कि शशिकला को सियासत से दूर रखना है। भाजपा और संघ के थिंक टैंक एस गुरुमूर्ति का था ये प्लान। ये जानकारी मिल रही है। जयललिता समर्थकों से एकजुट करने की अपील से ही बची अन्ना डीएमके की साख, और इस प्लान से ही शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण की पार्टी साफ हो गई। अब शशिकला ने सक्रिय राजनीति में लौटने के ऐलान से राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि अन्ना डीएमके नेताओं ने पार्टी में उनकी वापसी से इनकार कर दिया है। फिलहाल शशिकला भतीजे की पार्टी में करेंगी सियासत और समय आने पर पार्टी का भाजपा में विलय करा देंगी, ऐसी खबर है। भाजपा भी शशिकला की मदद से 5 साल तमिलनाडु की राजनीति में पैर जमाने का प्रयास करेगी। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की उम्मीद बढ़ गई है। मेहुल चौकसी के भारत आने पर फैसला आज होगा। अब बड़ी खबर है, मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है। मेहुल चौकसी के भारत लाने पर आज कोई फैसला हो सकता है। कल डोमिनिका हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहस पूरी हुई थी और साथ ही डोमिनिका हाई कोर्ट ने चौकसी पर गुरुवार तक फैसला टाल दिया। आज फिर डोमिनिका हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई होगी। चौकसी को लेकर डोमिनिका सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि मेहुल चौकसी को भारत को सौंप दिया जाए। एंटीगुआ से फरार होकर डोमिनिका पहुंचा था मेहुल चौकसी, आपको याद होगा। वहीं पीएनबी स्कैम के आरोपी चौकसी केस में एक नया खुलासा भी हुआ। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने खुद मेहुल को भेजी थी चिट्ठी। उसमें लिखा, आपने नागरिकता से संबंधित जानकारी छिपाई, बेगुनाह हो तो साबित करें। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द। गहलोत कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने इस पर सहमति जाहिर की। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई और सभी मंत्रियों ने इसी पर सहमति जताई। प्रदेश में पहली बार बोर्ड के 21,58,000 बच्चे बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। दोनों परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए विकल्पों पर मंथन होगा। दोनों परीक्षा का जो रिजल्ट होगा उसको तैयार करने के लिए विकल्पों पर लगातार मंथन भी होगा। शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन विकल्पों पर कसरत करेगा। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड पहले ही रद्द कर चुका है परीक्षा। हरियाणा, एमपी, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा में भी एग्जाम नहीं होंगे, पहले ही सरकारों ने ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश समेत 22 राज्य परीक्षा को लेकर कोई फैसला जल्द ही कर सकते हैं। खबर ये मिल रही है कि यूपी में परीक्षा होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर फैसला आ जा सकता है। और साथ ही यूपी के अलावा 21 राज्य परीक्षा को लेकर जल्द फैसला करेंगे।
आज से 3 दिन तक दिल्ली में आरएसएस का महामंथन चलेगा। आज से 3 दिन दिल्ली में आरएसएस का महामंथन होने वाला है। आरएसएस के शीर्ष 10 नेताओं की होगी बैठक। सरसंघचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बैठक में मुख्य रूप से आगामी यूपी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। अब खबर ये मिल रही है कि बैठक जो हो रही है दिल्ली में आरएसएस की, उसमें मुख्य रूप से जो एजेंडा होगा वो यूपी चुनाव ही होगा। इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, रामदत्त, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, मुकुंद सिया, रामदत्त चक्रधर, भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, एस वेगिया होंगे शामिल। बैठक में सभी समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कोरोना समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। कोविड को लेकर भी वक्त वक्त पर लगातार आरएसएस में मंथन होता रहा। अब खबर यह है कि जो दिल्ली में बैठक आरएसएस की हो रही है, जो मंथन किया जा रहा है, उसमें कोविड भी एक मुद्दा होगा। इसके अलावा कई मसले हैं जो चुनाव आगामी होने हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन खासतौर से जो फोकस रहेगा वो यूपी चुनाव पर रहेगा। राज्य में लॉकडाउन में बदल सकता है दुकानें खुलने का समय। अब ये कहा जा रहा है कि राज्य में लॉकडाउन में दुकानें खुलने का जो समय है वो बदल सकता है। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में आधा दर्जन मंत्रियों ने अपनी मांग रखी है। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक हुई और उसमें खबर ये है कि आधा दर्जन मंत्रियों ने अपनी मांग रखी। कहा सुबह के बजाय दोपहर में खुले दुकानें। व्यापारियों ने भी ऐसी मांग की है। व्यापारियों को लगातार, आप सुन रहे हैं, जब से मिनी अनलॉक का ऐलान कर दिया गया तब से व्यापारी लगातार ये कह रहे हैं कि वक्त को बढ़ाया जाए, जो समय अवधि है दुकानें खुलने की उसको बढ़ाया जाए। इसी को लेकर मंत्री परिषद में भी तमाम मंत्री हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि सुबह के बजाय दोपहर में दुकानें खुलें और ऐसी मांग व्यापारी भी लगातार कर रहे हैं। दोपहर 11 से 4 बजे दुकानें खुलें तो सबका फायदा होगा। मंत्रियों ने ये भी कहा कि दोपहर 11 से 4 बजे अगर दुकानें खुलते हैं तो इससे सबका फायदा होगा, व्यापारियों को भी राहत पहुंचेगी कहीं ना कहीं। इस दरमियान ऑफिस आवर्स की भीड़ भी नहीं होती है। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री गहलोत पर फैसला छोड़ दिया गया। जो आखिरी फैसला होगा वो सीएम का होगा। सीएम कभी भी करवा सकते हैं गाइडलाइंस में बदलाव। अब ये खबर है कि सीएम कभी भी जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं मिनी अनलॉक की, उसमें बदलाव कर सकते हैं। बैठक में एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ने कोरोना पर प्रेजेंटेशन दिया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सितंबर में आ सकती कोरोना की तीसरी लहर। ये लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सितंबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। ये वीरेंद्र सिंह ने भी कहा है, डॉक्टर हैं। और साथ ही इसके लिए अभी से पर्याप्त इंतजाम करना जरूरी है। अब वो कह रहे हैं कि जो तीसरी वेव आने वाली है उसके लिए सरकारों को अभी से ही तैयार होने की आवश्यकता है। अभी से पर्याप्त इंतजाम करने की जरूरत है। एक बार फिर से पूरी खबर आपको बताते हैं। मिनी अनलॉक का ऐलान कर दिया गया है। अभी भी लॉकडाउन है अलग अलग हिस्सों में, जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर तमाम सख्ती भी है। जहां से केसेस कम आ रहे हैं वहां पर रियायतें दी गई है। राज्य में लॉकडाउन में बदल सकता है दुकानें खुलने का वक्त। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में आधा दर्जन मंत्री ऐसे थे जो इसकी मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सुबह के बजाय अगर दोपहर में दुकानें खुलती हैं तो इससे व्यापारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि व्यापारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको बहुत घाटा पहले ही हो चुका है। अब चूंकि वक्त आ गया है, थोड़ी सी रियायत उनको मिले, थोड़ी सी ढील दी जाए। दोपहर 11 से 4 बजे दुकानें खुले तो सबका फायदा होगा, ये मंत्री लगातार कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि दोपहर अगर 11 से 4 बजे तक दुकानें खुलती हैं तो व्यापारियों को सीधा फायदा भी होगा। कहीं ना कहीं कोविड के इस दौर में पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान वो झेल चुके हैं और इस दरमियान ऑफिस आवर्स की भीड़ भी नहीं होती है। चर्चा के बाद में मुख्यमंत्री गहलोत पर ही पूरा फैसला छोड़ दिया गया। चर्चा हुई, तमाम मांगे भी रखी गई, व्यापारियों के हित को भी रखा गया सामने और उसी को लेकर चर्चा हुई। चर्चा के बाद खबर यह है कि मुख्यमंत्री गहलोत पर पूरा फैसला छोड़ दिया गया है। अब जो आखिरी फैसला होगा समय बढ़ाने को लेकर वो खुद मुखिया का होगा। अब खबर यह कि सीएम कभी भी, मंथन तो चल ही रहा है, कभी भी गाइडलाइन में बदलाव कर सकते हैं, जिसके लिए सभी को तैयार रहने की भी आवश्यकता है। बैठक में जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे उन्होंने भी कोरोना पर प्रेजेंटेशन दिया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सितंबर में कोविड की तीसरी वेव आ सकती है, तीसरी लहर आ सकती है, जिसको लेकर अभी से सरकारों को भी तैयार रहने की आवश्यकता है। सरकार भी तैयार रहे, साथ ही जो आम लोग हैं राजस्थान के, उनको भी अपने हिसाब से इंतजाम करने होंगे। इसके लिए अभी से पर्याप्त इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है, वरना हालत वैसी हो सकती है जैसी पहली लहर के बाद दूसरी लहर के आगमन में हुई थी। अब जो लापरवाही पहले हुई है उससे भी तमाम सीख सरकार ने ली है। अब यही कहा जा रहा है कि रियायतें तभी मिलेंगी जब केसेस में भारी कमी देखी जाएगी। केसेस में बहुत अगर कमी आ रही है उसके बाद ही रियायत दी जाएगी, वरना जहां से लगातार केसेस बढ़कर सामने आ रहे हैं वहां पर रियायत नहीं मिलेगी, बल्कि सख्ती को बढ़ा दिया जाएगा। अब जो समय अवधि बढ़ाने की चर्चा है उसके बाद आखिरी फैसला सीएम लेंगे। कभी भी खबर यह है कि मंथन जो हो रहा है उसको लेकर गाइडलाइंस में बदलाव सीएम अशोक गहलोत कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीकानेर में सीमा पार से तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर पकड़ा 54 किलो नशीला पदार्थ।
ये बड़ी कार्रवाई है, बीकानेर में हुई है। सीमा पार से तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। बीएसएफ ने बॉर्डर पर 54 किलो नशीला पदार्थ पकड़ा है। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का अब तक का बड़ा सीजर है। सीमा पार से पाइप द्वारा की जा रही थी नशे की तस्करी और साथ ही खाजूवाला थाना क्षेत्र के बंधनी पोस्ट पर कार्रवाई हुई है। तूफान के चलते तस्कर भागने में कामयाब हो गए। बीएसएफ द्वारा फायर न करने की भी बात सामने आ रही है और साथ ही बीएसएफ आईजी पंकज कुमार के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह, डीसी दीपेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी के राजनीतिक हालात पर लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। बीएल संतोष ने फीडबैक लिया। फीडबैक के आधार पर तैयार किया रिपोर्ट। आपको याद होगा बीएल संतोष ने लगातार बैठकें वहां पर ली, मंथन किया, उसको लेकर अब फीडबैक के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यूपी की 2 दिवसीय यात्रा से दिल्ली लौटकर संतोष ने सौंपी अपनी रिपोर्ट और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुधवार को यूपी की रिपोर्ट सौंपी। अब इसी सप्ताह मोदी, शाह, नड्डा फीडबैक रिपोर्ट पर करेंगे विस्तार से विचार विमर्श, ऐसी की खबर है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं बदलने का लिया उच्च स्तर पर फैसला, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और सत्ता संगठन में हो सकता है कोई बदलाव। खबर यह है कि जल्द ही कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसी भी तमाम खबरें चल रही हैं, क्योंकि लगातार वहां पर बैठकों का दौर भी चला। बीएल संतोष ने लगातार बैठकें ली, मंथन भी किया। उसके बाद अब दिल्ली जाकर फीडबैक के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। यूपी की 2 दिवसीय यात्रा पर वो थे। अब दिल्ली जब लौटे तो संतोष ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। और साथ ही खबर ये कि अब इसी सप्ताह मोदी, शाह, नड्डा फीडबैक रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी। जो फीडबैक बीएल संतोष देंगे अलकमान को, उस पर चर्चा की जाएगी, उस पर विचार होगा। हालांकि खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं बदलने का उच्च स्तर पर फैसला हुआ है। जो आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी सीएम योगी चेहरा होंगे, इसी बात की पुष्टि भी कर दी गई। इसका उच्च स्तरीय फैसला भी हो चुका है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और सत्ता संगठन में बदलाव हो सकता है, ऐसी खबर है। जल्द ही कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की सराहना हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट करके सराहना की। जिस तरीके से काम किया गया, प्रबंधन हुआ, उसकी तारीफ भी की है बीएल संतोष ने। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो लगातार 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर थे। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर, सरकार के प्रयासों के चलते यूपी में कोरोना के मामलों में आई 93% की कमी और साथ ही 12 साल से कम आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत के लिए थपथपाई पीठ योगी की बीएल संतोष ने। और बीएल संतोष के ट्वीट को योगी को हाईकमान की क्लीन चिट के तौर पर देखा जा रहा है। अब जो बीएल संतोष ने ट्वीट किया है उसको योगी को हाईकमान की तरफ से क्लीन चिट है, इसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब ट्वीट किया है बीएल संतोष ने। 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर वो थे, लगातार बैठकें भी हुई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार नजर भी है केंद्र की दिल्ली की यूपी पर, और ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, क्या रणनीति उसको लेकर बनानी है। इसलिए बीएल संतोष को यूपी भेजा गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जिन्होंने आदित्यनाथ की तारीफ की है, कामकाज की तारीफ की है, कोविड में जो बेहतर प्रबंधन किया गया उसकी भी तारीफ की। अब ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि सरकार के प्रयासों के चलते यूपी में कोरोना के मामलों में 93% की कमी आई है। सरकार के जो प्रयास रहे, हालांकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, 25 करोड़ के आसपास की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी में कोरोना के मामलों में 93% की कमी दर्ज की गई है, जो कि बड़ी उपलब्धि है सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत के लिए थपथपाई पीठ। अब जो शुरुआत वहां पर की जा रही है उसको लेकर भी योगी की पीठ बीएल संतोष ने थपथपाई है। 12 साल से कम आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाने को लेकर, क्योंकि तीसरी लहर जब आएगी बच्चों के लिए खतरनाक होगी, हानिकारक होगी। बार बार ये कहा जा रहा है, सरकारों से भी ये कह दिया गया कि बच्चों की सुरक्षा जो है वो अब सर्वोपरि होनी चाहिए, इसीलिए बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी खास फोकस है यूपी सरकार का। बीएल संतोष के ट्वीट को योगी को हाईकमान की क्लीन चिट के तौर पर देखा जा रहा है। अब चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि यूपी बीजेपी में भी सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए बीएल संतोष को वहां पर भेजा गया था कि आपको मंथन करना है, जाकर हालातों को देखना है, किस तरीके से यूपी में बीजेपी आगे बढ़ रही है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। जो फीडबैक लिया, अलग अलग मंत्रियों से बातचीत की, खुद सीएम के साथ उनकी वार्ता हुई, लंबी बैठकें चली, उसके बाद एक फीडबैक तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार की है जो दिल्ली जाकर नड्डा को सौंप दिया गया। अब खबर यह है कि मोदी, शाह, नड्डा उस फीडबैक पर लगातार विचार विमर्श करेंगे, लगातार बातचीत होगी, मंथन होगा, उसके बाद कोई परिवर्तन यूपी में देखने को मिल सकता है और उसी
रिपोर्ट के बीच में अब ये खबर भी महत्वपूर्ण है कि ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा बीएल संतोष ने और तारीफ की योगी आदित्यनाथ की। और जो तारीफ की गई है, जो ट्वीट किया गया, उसको ये माना जा रहा है साफ तौर से योगी को हाईकमान की क्लीन चिट है और इसीलिए संतोष ने भी तारीफों के पुल बांध दिए हैं सीएम योगी को लेकर। यूपी में कोविड के हालात हालांकि बीच में खराब दिखाई दिए थे, तमाम मौतें भी हुई, ऑक्सीजन की कमी भी हुई थी, बेड्स की भारी किल्लत वहां पर हुई, लेकिन अब आते आते जो ग्राफ में कमी आई है, वक्त आगे बढ़ रहा है, कोविड के केसेस में कमी दिखाई दे रही है और जो रिकवरी रेट है वो यूपी में बहुत अच्छा है। इसीलिए भी बीएल संतोष ने तारीफ की है, सराहना की है सरकार के प्रयासों के चलते यूपी में कोविड के मामलों में 93% की कमी आई है और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत के लिए भी योगी की पीठ थपथपाई। और ये कहा जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से क्लीन चिट है योगी आदित्यनाथ को, जिसका इशारा खुद बीएल संतोष ने किया है ट्वीट के माध्यम से। गेट वेल सून डॉक्टर पनगड़िया, पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया के स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट ये है कि ईएचसीसी हॉस्पिटल में डॉक्टर पनगड़िया का उपचार जारी है और धीरे धीरे पनगड़िया की सेहत में सुधार भी हो रहा है, ये राहत वाली बात है। ब्लड प्रेशर भी आ रहा डॉक्टर पनगड़िया का नॉर्मल और साथ ही यूरिन संबंधित परेशानी में काफ़ी सुधार उनका हुआ है। हालांकि फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही है पनगड़िया। राजधानी समेत देश विदेश के नेफ्रोलॉजिस्ट, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट के परामर्श पर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर पनगड़िया के जल्द स्वस्थ होने को लेकर प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार जारी है। देश के प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं डॉक्टर पनगड़िया, जिनके स्वस्थ होने की कामना प्रदेश के साथ साथ देश भर के लोग कर रहे हैं।